आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। स्पेशल रिपोर्ट में आज हम शुरुआत उत्तर प्रदेश के बहराइच से करेंगे। बहराइच में हुए दंगे की यह खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर से है, लेकिन बहराइच में दुर्गा विसर्जन के दौरान जो हुआ उसने योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पहले विसर्जन की यात्रा में दो समुदायों के लोगों में कहासुनी हुई। कहासुनी कुछ देर में हिंसा और उसके बाद हत्या में बदल गई, लेकिन बहराइच पुलिस पूरे हंगामे बवाल के दौरान गायब रही। कई घंटों के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। पुलिस के बड़े बड़े अफसरों को मौके पर कमाल संभालनी पड़ी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज में दंगा कैसे हुआ? कौन है दंगे के असल गुनहगार? किसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की साख पर सवाल उठाने का मौका विपक्ष को दे दिया? क्या ये वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार हैं? नाम अमिताभ यश, ओहदा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, जिम्मा कानून का राज कायम रखना। एक्शन में साहिब हैं या दिखावा है साहिब का। उत्तर प्रदेश के खूंखार से खूंखार अपराधियों को ठिकाने लगाने वाले अमिताभ यश की ये तस्वीरें बहराइच से आईं। उसी धधकते हुए बहराइच से जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़की, एक नौजवान की हत्या हो गई। हत्या के बाद होते बवाल में कई बेगुनाहों के आशियानों को उपद्रवियों ने खाक कर दिया। अगर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश की ये तस्वीरें उपद्रवियों को कंट्रोल करते वक्त की हैं, तो उत्तर प्रदेश पुलिस को अपने गिरेबान में झांककर देखना चाहिए कि सूबे के इतने बड़े अफसर को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की ये तस्वीरें पुलिस महकमे से सवाल पूछती हैं। आखिर जिले की कप्तान वृंदा शुक्ला मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा को काबू क्यों नहीं कर पाई? एक कत्ल हो गया, बहराइच में हिंदू मुसलमान हो गया, प्रदेश का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इतनी बड़ी वारदात हो गई तो मुख्यमंत्री के कमिटमेंट और कानून का माखौल उड़वाने वाले आईजी रेंज अमरेंद्र प्रसाद सिंह और एडीजी जोन केएस प्रताप कुमार पर एक्शन कब होगा? अगर अमिताभ यश की ये तस्वीरें डैमेज कंट्रोल का हिस्सा है तो कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के एक्शन वाले वीडियो का एक सिलेक्टिव हिस्सा ही सबके सामने आ पाया। बहराइच में हिंसा क्यों भड़की? जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश पुलिस की भूमिका क्या रही? आज यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार और हाथ में पिस्तौल थामकर सड़क पर सिंघम के अवतार में नजर आए अमिताभ यश हिंसा के चश्मदीदों की गवाही को बहुत गौर से सुने। अगर बहराइच पुलिस ने अपना कर्तव्य सही से निभाया होता तो शायद बहराइच जल नहीं रहा होता। अगर माइक थामकर लोगों से अब शांति की अपील करती कप्तान वृंदा शुक्ला ने वक्त रहते सुरक्षा के इंतजाम मुकम्मल किए होते तो आज ये तस्वीरें दुनिया के सामने ना आती। सुनिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी साहब, यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर साहब, बहराइच पुलिस पर चश्मदीदों की सबसे चौंकाने वाली गवाही। हम लोग मोती लेके जा रहे थे, वहाँ पे मूर्तियों पे पथराव हुआ। काली माता जी मूर्तियों पे पथराव, हम लोग पुलिस हड्डी थाना की पुलिस माता रानी को गलत सूचित किया गया कि अंदर पथराव हुआ है तो बुलाया जाए, तो लड़के ने आगे हमारे बड़े भाई रामगोपाल मिश्रा ने आगे बढ़े और उनको रोकने के लिए हड्डी थाना पुलिस कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनको रोक नहीं पाई। और अंदर पुलिस ने खुद धक्का देकर अंदर कर दिया और घर के अंदर नाखून चढ़े गए। कम से कम 15 से 20 गोलियां चलेगी उनको और पुलिस वाले ने लाठीचार्ज किया उल्टा ही हम लोगों पे। पथराव के बाद जब हम लोग वहाँ लौट गए और प्रशासन से मांग करने के जो है गिरफ्तारी की मांग करने लगे, इतने में काफी लोग इकट्ठा हो गए। जब भीड़ देखा पुलिस ने उन लोग उल्टा हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। कम से कम 10 से 15 लोग थे। अंदर का मामला है, ये थाने का मामला है, ये थाना हरदी का मामला है और इस मामले में 100% दोषी हरदी थाना है, पूरी थाना है। क्योंकि हरदी थाना चाहती तो उनके घर वालों के सामने सुरक्षा व्यवस्था लगा करके उनको गिरफ्तार करके माहौल को शांत कर सकती थी।
बहराइच में हिंसा के दृश्य ने मुख्यमंत्री योगी के उस दावे पर सीधी चोट की है जिसमें वो यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर कहते आए हैं, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। आज यूपी नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कमिटमेंट पर चोट पहुंचाने वाले बहराइच के 5 अफसर हैं। नंबर 1, बहराइच के एडिशनल एसपी पवित्र मोहन त्रिपाठी जो लापरवाही बरतते हैं। नंबर 2, बहराइच के एसपी वृंदा शुक्ला। नंबर 3, आईजी रेंज अमरेंद्र प्रसाद सिंह। नंबर 4, एडीजी जोन केएस प्रताप कुमार। नंबर 5, बहराइच की डीएम मोनिका रानी। सवाल यही कि पुलिस को पता था कि संवेदनशील इलाके से यात्रा निकलेगी तो पहले से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं रहे, और तो और कई घंटों तक बहराइच में आगजनी होती रही पर हिंसा को काबू करने में जिला प्रशासन पहले नाकाम दिखा। सच्चाई यही है कि बहराइच पुलिस की लापरवाही ने मुख्यमंत्री के सबसे बड़े कमिटमेंट पर निशान लगा दिया। सवाल उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का है, सवाल बहराइच पुलिस की बड़ी लापरवाही का है, लेकिन अब तक एक्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी को सस्पेंड किया गया। देखना यही है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश छोटे मोटे अफसरों को सस्पेंड करके हिंसा के बड़े मामलों में बड़े अफसरों को क्लीन चिट देते रहेंगे, या फिर अब की बार मुख्यमंत्री के कमिटमेंट पर सवाल या निशान लगवाने वाले बड़े अफसर भी नापे जाएंगे। मतलब ये कि बहराइच से आई एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तस्वीरों का सच दोषी अफसरों पर कार्रवाई के हंटर से पता चलेगा कि ये वाकई एक्शन वाला अवतार है या सिर्फ कैमरे के सामने एक्शन वाला दिखावा। क्या कर रही थी एसपी वृंदा शुक्ला? क्या उन्हें अंदाजा नहीं था? क्यों उन्होंने ठीक से इंतजाम नहीं की? बहराइच में भड़की हिंसा में उत्तर प्रदेश पुलिस का रोल कैसा रहा, ये तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन सवाल वही है, योगी आदित्यनाथ के राज में आखिर पुलिस ने दंगा कैसे होने दिया? रविवार को तो दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन जुलूस के दौरान हिंसा में एक व्यक्ति की जान चली गई, फिर सोमवार को भी पुलिस हिंसा को क्यों नहीं रोक पाई? बहराइच के कई इलाकों में आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, जमकर हिंसा हुई, पुलिस ने क्या किया? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। बहराइच में ऐसी हिंसा भड़की है, कहीं बाइक शोरूम फूंक दिए गए हैं, अस्पताल में आग लगा दी गई है, घरों में आग लगा दी गई है। पुलिस हिंसा को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। हिंसा करने वालों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज कर रही है। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दे दिया है, दंगाइयों के साथ सख्ती से निपटा जाए। पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी तेजी से करें। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर तगड़ा एक्शन लिया जाए। बहराइच में हालात को काबू करने के लिए महसी इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है, बहराइच में ऐसी हिंसा भड़की क्यों? बहराइच की हिंसा का असली जिम्मेदार
हरदी थाना इलाके में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस जा रहा था तो रूट की जिम्मेदारी प्रशासन की थी और वो नाकाम रही। उस रूट पर डीजे को लेकर विवाद हुआ, पुलिस हालात नहीं संभाल सकी। आसपास के घरों से जुलूस पर पथराव होने लगा, पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकी। पथराव से भगदड़ मची, पुलिस यहाँ भी नाकाम रही और आरोप है कि राम गोपाल मिश्रा नाम के 24 साल के शख्स को कातिलों ने घर के अंदर खींचकर गोली मार दी और पुलिस मूक दर्शक सी बनी रही। और तो और अगले दिन भी तोड़फोड़, आगजनी और हिंसा हुई। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एजेंसी यहाँ थी हीरो होंडा की और उसमें गाड़ियां खड़ी थी तो उन्हीं को पूरी तरीके से जला दिया गया है, यानी कि आगजनी की गई है। और ये पूरी एजेंसी के अंदर और भी गाड़ियां मौजूद है जहाँ से धुआं निकल रहा है। यहाँ पर पूरी तरीके से इसको आग के हवाले कर दिया गया है और कहीं ना कहीं ये इसके पास में एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में भी आग लगा दी गई है। आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए सीट पूरी जला दी गई है यहाँ पर और अंदर देखिए किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से जो तोड़फोड़ की गई उसके बाद इसमें आगजनी कर दी गई। और ये तस्वीरें भी देखिए कैसे बहराइच के दूसरे गांवों तक हिंसा फैल गई, घरों में आग लगा दी गई। देखिए अगर तस्वीरों में देख पा रहे हो तो वहां से धुआं लग रहा, सामने एक जो दुकान थी उसको आग के हवाले कर दिया गया। हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं आपको आज तक पर। लोग यहां से छोड़कर भाग गए हैं, यानी कि चले गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आग लगाई गई। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आज तक पर कि ये पूरे जो बाहर दुकानें थी उनको जला दिया गया है और अंदर जो घर थे उसको भी पूरी तरीके से जला दिया गया है। लेकिन ये घर देखिए किस तरीके से, एक्सक्लूसिव आज तक पर तस्वीरें देखिए आप कि किस तरीके से ये जल रहा है घर। इसके बाद पुलिस आती है, पीएसी आती है और आग बुझाई जाती है। आप देख सकते हैं कैसे पुलिस घरों से जानवरों को भी निकाल रही है और जिन इलाकों में आगे हिंसा हुई है वहां से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचा रही है। यहाँ कल मूर्ति विसर्जन हुआ था, हम अपने गांव के मूर्तियों के साथ गए थे। हमारा यहाँ हिंदू मुस्लिम का कोई फीलिंग नहीं था। महाराजगंज में बवाल हो गया, महाराजगंज की वजह से हम लोगों को फूंक दिया गया। हम लोग जब यहाँ ठोकने लगे तो अपनी जान को बचाकर, भाई हमको ये शंका नहीं था कि हमारा कोई झगड़ा भी नहीं है, हमारा कोई मचमच भी नहीं है, तो इसलिए हम नहीं जानते थे। तो हम लोग ने अपने घर में सतर्क रह के बैठे थे। लेकिन अब ये लोग क्या किए भैया, हम नहीं जानते थे दिल के अंदर क्या था। हालात जब और ज्यादा बिगड़ने लगते हैं तो डीएम और एसपी पूरी फोर्स के साथ ग्राउंड पर उतरते हैं। एसपी वंदा शुक्ला खुद यहाँ पर ग्राउंड पर है और पुलिस यहाँ पर लाठीचार्ज कर रही है लगातार। देखिए कैसे भी पुलिस सबको आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ से भीड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस फोर्स आंसू गैस के पहले गोले छोड़ते हैं, फिर उसके बाद लोगों को लाठीचार्ज करके आगे बढ़ रहे हैं पुलिस फोर्स। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा में हुई हत्या मामले में 10 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसमें 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर की गई है। इनमें अब्दुल हमीद, सरफराज, फहीम, साहिद खान, ननकऊ और मारफ अली शामिल हैं, जबकि एफआईआर में 4 अज्ञात लोगों के नाम हैं। बहराइच हिंसा में अब तक 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है। आशीष श्रीवास्तव, बहराइच, आज तक। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता सीधे बहराइच से इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, स्थिति बहराइच में अभी क्या है? सईद, बहराइच एक वो स्पॉट बन गया है जहां पर जिस तरह की घटना हुई है वो डराने वाली है। और हम इस वक्त जिस जगह मौजूद हैं, आप समझिए कि वो जगह है जहां से मूर्ति विसर्जन के लिए यात्रा निकलती है और यहीं पर वो पूरी की पूरी घटना होती है। यानी कि एक जगह जब गाड़ी निकलती है, यात्रा निकलती है, पत्थरबाजी होती है, वहां से आरोप लगता है कि लाउड स्पीकर पे गाने बज रहे थे। एक पक्ष कहता है कि फिर एक बंदा हो जो छत पर चढ़कर जो ध्वज लहराता है उससे बवाल बढ़ता है, फिर गोलियां चलती हैं, मौत होती है और तमाम इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो अगर आप समझेंगे तो आप देखेंगे पूरी तरीके से बहराइच में मेरे पीछे एक
तरह से सन्नाटा है, दुकानें भी बंद हैं, कुछ पुलिस वाले जहां जरूर बैठे हुए हैं। यही वो जगह है जहां से पूरी घटना यहां से हुई और यहीं से पूरी यात्रा निकली थी। लेकिन इस वक्त यहाँ केवल सन्नाटा है, कुछ दुकानें जरूर हैं जहां ताले पड़े हुए हैं, जहां शटर्स गिरे हुए हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर पुलिस पर उठता है, प्रशासन पर उठता है कि जो डीएम और एसपी थे वो उस वक्त क्या कर रहे थे। क्या एलआईयू की तरफ से कोई इनपुट नहीं आया था? मान सकते हैं कि उस जगह हीट ऑफ द मूवमेंट हो गया, बवाल बढ़ गया, लेकिन उस बवाल को समय रहते रोका क्यों नहीं गया, ये उससे बड़ा सवाल है। शायद जो घटना कल शाम को शुरू हुई वो रात तक रोकी जा सकती थी, लेकिन नहीं रोक पाए। बवाल इतना बढ़ा कि अगले दिन यानी कि आज सुबह दोपहर तक बवाल बढ़ता गया और आप जिधर निकले वहां पर आप देखिए दुकानें जली हैं, कहीं घर जले हैं, कहीं गाड़ियां फूंक दी गई हैं, कई लोग यहां से घर छोड़कर भाग गए हैं, कई बस्तियां जला दी गई हैं, कई घर जला दिए गए हैं केवल रोष में। और अभी तक कार्रवाई के नाम पर मुश्किल से 30 लोगों को इन लोगों ने डिटेन किया, जिसमें अभी तक मुख्य आरोपी कौन है उस तक भी पुलिस नहीं पहुंच पाई है। जी सईद, बहुत धन्यवाद समर्थ श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे सीधे बहराइच से। बहराइच हिंसा पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से हिंसा को लेकर जिला प्रशासन की भूमिका पर प्रश्न उठाए गए, जबकि कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों ने हिंसा को उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों से जोड़ दिया। विपक्ष का आरोप है कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हैं, इसीलिए तनाव, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा है कि दंगाइयों के विरुद्ध कड़ा एक्शन हम लेंगे। बहराइच में हिंसा क्यों भड़की? हिंसा के पीछे साजिश की टूल किट क्या है? अब ये तफ्तीश के बाद साफ होगा। लेकिन हिंसा को लेकर सरकार बनाम विपक्ष की जंग शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने बहराइच हिंसा को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, लेकिन लाउडस्पीकर के बहाने उपचुनाव को लेकर बड़ा सियासी दांव भी चल दिया। उन लाउड स्पीकर्स पे क्या बजाया जा रहा है, अगर ये बात मैं कहूं तो हो सकता है सरकार कुछ और बात कहे, लेकिन कम से कम प्रशासन को यह ध्यान रखना चाहिए था कि आखिरकार क्या बजा रहे हैं, क्या किसी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। अखिलेश यादव के आरोप प्रशासन तक सीमित थे, लेकिन कांग्रेस ने बहराइच हिंसा को लेकर सीधे सीएम योगी से इस्तीफा मांग लिया। पुलिस के ऊपर 302 की कार्रवाई होनी चाहिए और जेल भेजना चाहिए। पूरी तरीके से इस परिवार को 1 करोड़ रुपए दें मुआवजा और सरकारी नौकरी दें। देखिए, पूरे प्रदेश में मैं पहले से कह रहा हूँ जंगल राज कायम है। वहां पर गोली चली। बनारस में 481 साल पुराने भरत मिलाप में राम भक्तों पर इस सरकार ने लाठी चलवाई है। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो चाहे अपराधी। अरे बोलने से नहीं होगा ना, वो जाके खाली अपना काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके बस का नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा देके मठ चले जाना। पूरी तरह से षड्यंत्रकारियों की जांच हो रही है। जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को चुनौती दी है उनको चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी और लापरवाह जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, कर्मचारी हैं, उनको भी चिन्हित करके कार्रवाई होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरी घटना को लेकर विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी, विपक्ष को कृपया ऐसे मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपको ये मिलेगा कि उत्तर प्रदेश राज्य सबसे बेहतर कानून के मामले में है। मुख्यमंत्री योगी फुल एक्शन में हैं। हिंसा को लेकर योगी ने इमरजेंसी मीटिंग तक की। योगी ने आला अफसरों को बड़े और कड़े एक्शन का ऑर्डर दे दिया है, यानी दंगाई बचेंगे नहीं और लापरवाही बरतने वाले अफसर हर हाल में लपेंगे। घटनाएं आगे न घटा उस पर भी कदम उठाएगा और निश्चित रूप से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। और ये तो अब हम भारतीयों को समझना चाहिए कि जिस एक विशेष वर्ग को संरक्षण देने वाली जो पार्टियां हैं वो किस तरीके से उनके साथ वो बयान जारी करें। ये आखिर क्यों है कि आखिर हम शांतिपूर्वक जो त्यौहार मनाया जाता है, कभी हम उनके त्यौहार में अशांति फैलाते हो तो अगर इस त्योहारों में अशांति फैलाने वाले लोगों का संरक्षण देते हैं तो उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है, माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है इस प्रदेश में शांति और भाईचारा और अच्छी कानून व्यवस्था कायम करने की उनकी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस घड़ी में
पूरी तरह से प्रदेश में शांति कायम करने में, सौहार्द कायम करने में, आपसदारी कायम करने में पूरी तरह से सफल हों, ऐसी मेरी कामना है। वहीं लेफ्ट और आरजेडी की माने तो यूपी में होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी ने जानबूझकर माहौल बिगाड़ा है। बहुत तह में जा करके गहराई से जांच होनी चाहिए और ये जो सब हो रहा है दंगा फसाद, खास तौर से अब उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, उसके पहले जानबूझ करके करवाया जा रहा है। इसकी जांच ठीक से होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता को खड़ा होना चाहिए कि अब आपकी विभाजनकारी नीतियों के साथ हम नहीं खड़े होंगे। यहाँ क्या हो जा रहा है? बुद्ध और गांधी की धरती में क्या प्रधानमंत्री जी को एक सख्त संदेश नहीं देना चाहिए? क्यों अलाउ करते हैं अपने मिनिस्टर्स को डॉग विसिल पॉलिटिक्स की जुबान बोलने के लिए? दिन रात हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, फलाना चिलाना। सब जब जहर घुलता है ना, नथुने सबके प्रभावित होते हैं, फेफड़ा सबका जलता है। जब तक ये बात समझेंगे, सामूहिक काट निकालेंगे, शायद बहुत देर हो जाएगी। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है। उत्तर प्रदेश के बहराइच हिंसा पर राजनीति गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार और योगी आदित्यनाथ पर निशाना साध दिया। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने लिखा कि चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं, जनता सब समझ रही है। हिंसा, हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है अखिलेश यादव। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में इंतजाम करे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी ये सरकार चाहे। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद डर दहशत फैला हुआ है। मुंबई पुलिस जांच में जुटी है। 5 राज्यों में 15 आरोपियों की तलाश कर रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस चौथे आरोपी का नाम सामने आया है वो जसीन अख्तर है। और आपको हम ये बता दें कि पंजाब का रहने वाला जसीन कोई मामूली नाम नहीं है। बताया जा रहा है कि जसीन अख्तर और लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के बीच बात होती रहती थी। इसके बाद ही जसीन पुणे के गैंगस्टर सौरभ महाकाल के साथ भी जुड़ा हुआ था। वह सौरभ महाकाल जिससे सलमान के पिता सलीम खान को भेजे गए धमकी भरे लेटर को लेकर पूछताछ भी की गई थी। तो क्या इससे यह सिद्ध होता है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के पीछे बिश्नोई गैंग है? हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बाबा सिद्दीकी के मर्डर का पूरा सच क्या है? अगर लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी को मारा तो क्यों? बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस की जांच कहां पहुंची? कैसे मुंबई में अपना जाल बिछा रहा है लॉरेंस बिश्नोई? बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। जिस तरह से मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, पूरी मुंबई थर्राई हुई है, क्योंकि सबको लगने लगा है कि कहीं फिर से मुंबई में अंडरवर्ल्ड पैर तो नहीं पसार चुका है। क्योंकि मुंबई ने दाऊद इब्राहिम का दौर देखा है, छोटा राजन का दौर देखा है, अरुण गवली को भी देखा है, और अब मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत फैली है। क्योंकि मुंबई को दहलाने वाले इस हत्याकांड में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो गुजरात की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने मर्डर का पूरा प्लान तैयार किया। यूपी के बहराइच के शिव कुमार ने बाबा सिद्दीकी पर गोलियां दागी। बहराइच का धर्मराज कश्यप भी इस हत्याकांड में शामिल है, जबकि हरियाणा के कैथल का गुरमेल बलजीत सिंह भी इस हत्याकांड का अहम किरदार है। अब पंजाब से भी बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार जुड़ रहे हैं। जी हां, चौथे आरोपी की पहचान मोहम्मद जसीन अख्तर के तौर पर हुई है। जसीन पंजाब के पटियाला का रहने वाला है और 5वां नाम पुणे के प्रवीण लोनकर और 6ठा नाम
महाराष्ट्र में अकोला के शुभम का आ रहा है। ये लोनकर डेयरी है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो अभी तक जो तहकीकात हो रही है, पुणे क्राइम ब्रांच ने और पुणे पुलिस ने भी कल इसमें प्रवीण लोनकर को अरेस्ट किया है और मुंबई क्राइम ब्रांच को उसे सौंप दिया गया है, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन कनेक्शन ऐसा है कि शुभम लोनकर, जिसने फेसबुक पे पोस्ट किया और जिसने अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई दोनों के साथ इस पूरे मर्डर का ताल्लुक होने की बात की, उसका सगा भाई जिसे कल पुलिस ने हिरासत में लिया है, वो और शुभम लोनकर, ये दोनों इससे पहले अकोला में जो आर्म्स के डील हो रहे थे, पिस्टल मिले थे, उस दोनों पिस्टल मामले में दोनों के नाम सामने आया था। और अब आपको बता दें कि आज तक को जसीन अख्तर उर्फ जस्सी के बारे में बेहद अहम जानकारी मिली है और जसीन के बारे में पंजाब पुलिस का डॉसियर भी आज तक के हाथ लगा है। तो सुनिए जसीन उर्फ जस्सी का पूरा सच। पंजाब पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक जसीन अख्तर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है। जसीन अख्तर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से सीधे संपर्क में रहता है। एक खास ऐप के जरिए जसीन और अनमोल बिश्नोई एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जसीन पुणे के गैंगस्टर सौरभ महाकाल से भी जुड़ा हुआ था। सौरभ महाकाल पुणे का वही गैंगस्टर है जिससे मुंबई पुलिस ने सलमान के पिता सलीम खान को भेजे गए धमकी भरे लेटर के बारे में पूछताछ की थी। जसीन पर पंजाब में हत्या की कोशिश, लूट के कई मामले दर्ज हैं। पंजाब पुलिस ने जसीन अख्तर उर्फ जस्सी उर्फ सिकंदर को 2022 में गिरफ्तार किया था। जसीन एक तरफ अनमोल बिश्नोई से सीधे संपर्क में रहता था, दूसरी तरफ पुणे के गैंगस्टर सौरभ महाकाल का वो एसोसिएट था। सौरभ महाकाल का पुणे में अच्छा बड़ा नेटवर्क है और वो सीधे लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संपर्क में है। तो ये जो खुलासा है, ये इस पूरी जांच में कहीं ना कहीं एक नई दिशा और दशा देने वाला है, क्योंकि अभी तक जो अक्यूज थे वो पकड़े गए थे, वो मुंबई पुलिस के इंटरोगेशन में ये बता रहे थे कि वो बिश्नोई गैंग से कांटेक्ट में है, लेकिन आज तक के पास जो डोजियर है पंजाब पुलिस का, उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है कि जसीन अख्तर वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ जो पुणे का गैंगस्टर है सौरभ महाकाल, उसका करीबी है। लेकिन सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई के टारगेट पर बाबा सिद्दीकी क्यों आए? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने कभी भी बाबा सिद्दीकी को ना तो धमकी दी और ना ही बाबा सिद्दीकी से कभी उसकी दुश्मनी रही। आपको बता दें कि मुंबई में सलमान खान के घर गैलेक्सी शूटआउट केस में जो चार्जशीट दाखिल की गई, उसमें मुंबई पुलिस ने कहा था कि लॉरेंस मुंबई चाहता है और मुंबई पर कंट्रोल चाहता है। तो क्या मुंबई में अपनी पैठ बनाने के लिए ही लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी को चुना? क्योंकि बाबा सिद्दीकी न सिर्फ राजनीति, सरकार और पुलिस में ठीक ठाक दबदबा रखते थे, बल्कि वो बॉलीवुड में भी उतने ही मशहूर थे। तो क्या बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे की असली वजह सिर्फ यही है? लेकिन मुंबई पुलिस बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े एक एक पहलू पर तगड़ी पड़ताल कर रही है। मुस्तफा शेख के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई, आज तक। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जेल में बैठकर भी लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड चला रहा है, खुलेआम धमकियां दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई एनआईए के सामने ये कह चुका है कि उसके लक्ष्य टारगेट पर 5 लोग हैं, जिनमें सबसे पहला नाम सलमान खान का है। अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी गई। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई अपने टारगेट पर 4 नाम और बताता है। आइए हम आपको बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के वो 5 टारगेट कौन है। दुबई वगैरह में आज हो गई है ना। ये है लॉरेंस बिश्नोई। वैसे तो लॉरेंस गुजरात की जेल में बंद है, लेकिन पहले सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड और अब बाबा सिद्दीकी हत्याकांड। लॉरेंस बिश्नोई की दहशत पंजाब से लेकर मुंबई तक फैली हुई है। लॉरेंस बिश्नोई कैसे जेल से मोबाइल फोन के जरिए अपना गैंग चलाता है, अब इसका भी खुलासा हो रहा है। कुछ महीने पहले लॉरेंस बिश्नोई का एक वीडियो कॉल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो पाकिस्तान के गैंगस्टर शहजाद भट्ट से बातचीत कर रहा है। ये वीडियो खुद शहजाद भट्ट ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था।
माना यही जा रहा था कि ये वीडियो कॉल बिश्नोई ने अहमदाबाद की साबरमती जेल में रहते हुए किया था। हालांकि वीडियो वायरल होने पर साबरमती जेल ने सफाई देते हुए कहा था कि ये वीडियो पुराना है, साबरमती जेल का नहीं है। लेकिन सच यही है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपना गैंग चला रहा है और मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के सामने खुलासा किया था कि उसके टारगेट पर 5 नाम हैं। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट नंबर 1 है सलमान खान, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने एनआईए के सामने कबूल किया था कि वो सलमान खान को मारना चाहता है और उसकी वजह है काले हिरन का शिकार। और बिश्नोई गैंग ने सलमान पर हमला करने के लिए 2 बार रेकी की और तीसरी बार घर पर फायरिंग करवाई। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट नंबर 2 है सगुनप्रीत सिंह। लॉरेंस के टारगेट पर सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर सगुन है। सगुनप्रीत ने लॉरेंस बिश्नोई के करीबी विक्की मिद्दू खेड़ा के शूटरों को पनाह दी थी। मिद्दू खेड़ा की मोहाली में हत्या की गई थी। विक्की को लॉरेंस बिश्नोई बड़ा भाई मानता था। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट नंबर 3 है मनदीप धालीवाल। मनदीप बम्बीहा गैंग के चीफ लकी पटियाल का करीबी है और लकी पटियाल का धंधा मैनेज करता है। विक्की के हत्यारों को इसने भी शेल्टर दिया था, मदद की थी। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट नंबर 4 है कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी। कौशल चौधरी फिलहाल गुरुग्राम की जेल में बंद है। ये लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग का जानी दुश्मन है। बिश्नोई इसे हर हाल में मारना चाहता है। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट नंबर 5 है अमित डागर। अमित डागर बिश्नोई के विरोधी गैंग का है। विक्की की हत्या की प्लानिंग इसी ने की थी। बाबा सिद्दीकी जिसके ऊपर जिन्होंने हमला किया, हत्या हुई है, एक को भी हम नहीं छोड़ेंगे, सभी को फांसी लगाएंगे। हत्या के लिए फायरिंग के लिए 2 लोकांना अरेस्ट केले मुंबई पोलिसांनी। एक फरार आहे, त्याला शोधण्याचं काम चालू आहे, तो लवकर पकडला जाईल आणि याच्यावर फास्ट ट्रॅकवर खटला लावून त्याला कोर्टामध्ये फाशीची सजा या ठिकाणी देण्याची विनंती करू। कारण मुंबईमध्ये इतर राज्यातून येऊन दादागिरी आम्ही खपून घेणार नाही, त्यांना जशा तसं ठोस उत्तर देऊ। और आज की तारीख में लॉरेंस बिश्नोई की दहशत माया नगरी मुंबई में दौड़ रही है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी मुंबई का बड़ा नाम था। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई डी कंपनी की तरह मुंबई में अंडरवर्ल्ड का नया दौर लेकर आना चाहता है? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।